सुप्रभात बच्चों, साई राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सभी ने वह सब गृह कार्य कर लिया होगा जो अभी तक मैंने आपको दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम कृतिका लेते हैं। इसमें हमने देखते हैं कौन कौन सा पाठ किया है। इसमें हमारा माता का आंचल हो गया था, जो शिव पूजन साहिब जी का है। आज हम दूसरा पाठ लेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। ठीक है, आज हम इसको लेते हैं। तो देखो, इस प्रकार से आज का विषय गद्य खंड जो कृतिका से है, प्रकरण जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कमलेश्वर जी हैं। इन्होंने अधिकतर कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो इनका पहले थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। लेखक परिचय देखते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया तथा भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया और हमारे बीच से एक महानुभूति चली गई है। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा, निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये इनका कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। ठीक है, कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। उन्होंने अपने गद्य लेखन से लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है, क्योंकि वे लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। हमने लेखक का परिचय देखा, कमलेश्वर जी का। अब आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जॉर्ज पंचम की नाक। हमारे आज का प्रमुख पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये देखिए, ये जॉर्ज पंचम जी थे, अंग्रेज़ थे और आपने देखा होगा कि हम कितने सालों तक इनके गुलाम बने रहे, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्यों पता नहीं अंग्रेज़ों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। आज भी ये जो पाठ है, ये एक व्यंग निबंध है। इन पर व्यंग्य किया जा रहा है हिंदुस्तानियों पर कि आज भी जरा सा कुछ हो जाए तो अंग्रेज़ों को इतना महत्व दिया जाता है। ये पाठ इसलिए ही है। मैं थोड़ा सा इसका सार बताती हूँ, फिर आगे पूरी कहानी देखते हैं। कि हिंदुस्तान में इंग्लैंड की रानी आने वाली थी, एलिज़ाबेथ। वो अपने पति के साथ शाही दौरा कर रही थी, तो उनके आने की तैयारियां शुरू हो गई। हिंदुस्तान के समाचार पत्र में, जो इंग्लैंड के समाचार पत्र की कतरने उनके अंश आने लगे थे, तो उससे उनके आने की तैयारी हमें
पता लग रही थी कि किस तरह से उनका दर्जी परेशान था कि कौन सी ड्रेस पहनकर शाही दौरे पे निकलेगी रानी। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान में भी, नई दिल्ली में भी उसकी तैयारियां शुरू से होने लगी। नई दिल्ली को एक दुल्हन की तरीके से सजाया जाने लगा। इसी बीच नई दिल्ली में एक जॉर्ज पंचम की लाट भी थी। लाट कहते हैं मूर्ति को। तो उस मूर्ति पर नाक नहीं थी, वो नाक टूटी हुई थी। तो कुछ राजनीतिक आंदोलन हुए थे, तो उसमें कुछ इनको पसंद करते, कुछ नहीं, तो कुछ ने इनकी नाक को तोड़ डाला था। तो तब से ये बिना नाक की थी। लेकिन जब पता लगा कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आ रही है, तो सभी चिंतित होने लगे। जो सरकारी वो थे, कर्मचारी थे, जो सरकारी ओहदे पर बैठे हुए थे लोग, तो वे परेशान हो गए कि इंग्लैंड की रानी आएगी और वो इसको देखेगी तो कितना बुरा लगेगा उनको। तो इसके लिए वे परेशान हो गए और इसके लिए ढूंढने लगे कि कोई इसकी तरह से नाक लगा दे। दूर से एक मिस्त्री को बुलाया गया। उस मिस्त्री को कहा गया कि इसकी नाक लगाए। उस मिस्त्री ने ये कहा कि वो पत्थर ढूंढा जाए जिससे ये मूर्ति बनी है। तो पहले उस पत्थर की जानकारी निकाली गई कि कहाँ पर मिलेगा, कौन से पत्थर से बना है। फिर उसके बाद फिर भी सफलता नहीं मिली। तो अंत में उस मिस्त्री ने ये कहा कि एक जिंदा नाक इस पर लगा दी जाए। तो कितना दुख भरी बात है कि एक अंग्रेज की मूर्ति के कारण हम लोगों के, हिंदुस्तानी लोगों की नाक काटने को भी तैयार हो गए। नेताओं की मूर्ति, जो हमारे प्रसिद्ध नेता हैं, उनकी भी नाक नापी गई थी इन पर लगाने के लिए। बच्चों की नाक नापी गई। लेकिन ये देखिए कि कितना अच्छा लगा कि हम सब की नाक इनसे बड़ी निकली, बच्चों तक की नाक बड़ी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से व्यंग किया गया है इन पर। तो इसमें यही कहानी है। आगे देखते हैं अंत क्या होता है। तो यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं अपनी जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, शाही दौरे पर। शाही दौरा कहते हैं शान शौकत से भरा आगमन। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। तो कहाँ कहाँ का दौरा करने वाली थी रानी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पे करने वाली थी। उसके बाद उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। मतलब कि जो इंग्लैंड के अखबार थे, उनकी जो रानी की शाही दौरे की खबरें थी, वो हिंदुस्तान के खबरों में आ रही थी। कतरनें कहते हैं इंग्लैंड के अखबारों के कुछ अंश जो विशेष थे। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया। तो उनके सूट पर कितना खर्चा आया था? 400 पाउंड खर्चा आया था। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आगे देखते हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। तो ये देखिए कि उनके मतलब घर में जो कुत्ता रह रहा है उसकी भी तस्वीर अखबार में छपी। खानसामों की, जो खानसामा कहते हैं
जो रसोई घर का इंचार्ज होता है, वो खानसामा हो गया। बावर्चियों की फ़ोटो भी उसमें छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वहाँ रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। अर्थात काया पलट होना, ये मुहावरा है। काया पलट होना, बिल्कुल पूर्ण तरीके से बदल जाना। ठीक है। उसको नई दिल्ली को एक दुल्हन की तरीके से सजाया गया था। वहाँ पे वाइट वॉश हुई थी, फुहारे भी फिर से ठीक कराए गए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नायनीनों की तरह श्रृंगार किया। नायनीन कोमल स्त्रियाँ कहते हैं। तो उन्होंने श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, जो इसका प्रमुख विषय है। ठीक है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो देखो कि कितनी चिंता हो गई सभी लोगों को कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो क्या होगा। इंग्लैंड की रानी आएगी और वो दुखी हो जाएगी। सभी चिंतित होने लगे। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग लिए गए थे। पन्ने रंगना, बहुत कुछ लिखना। ठीक है। पन्ने रंगना किसे कहते हैं? बहुत कुछ लिखना। पन्ने रंग दिए गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। अधिकतर लोग उसमें खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। मतलब है कि कोई तो जो पक्ष में थे उनमें भी कोई कुछ खामोश थे, और जो विपक्ष में थे उसमें भी कुछ लोग खामोश थे, वो केवल देख रहे थे। वह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। हथियारबंद किसे कहते हैं? हथियारों से युक्त जो पहरेदार होते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं? छिप कर किया जाने वाला युद्ध, तो उसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। ठीक है। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। मतलब वहाँ पर हथियार लेके वहाँ पहरेदार भी खड़े रहे थे, और वे पूरी रात घूमते भी रहे, लेकिन फिर भी उस लाट से नाक को गायब कर दिया गया। कितने उसकी बात है, चंबे की, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई।
और मसला पेश किया गया। क्या किया जाए? हाँ, सभी सहमत थे। अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब ये देखिए कि जिसने हमें गुलाम बनाया उसके लिए हम कितने चिंतित हैं। मतलब उसकी नाक को अपनी नाक से हमने मिला लिया कि अगर उसकी नाक नहीं होगी तो हमारी नाक कट जाएगी। क्यों कटेगी? एक अंग्रेज की नाक नहीं है तो। मतलब है कि एक किस तरह से हिंदुस्तान कितने, तभी तो कहा है कि हिंदुस्तानी पता नहीं क्या सोचते हैं कि अब इन्हें आज़ादी मिली है फिर भी उस आज़ादी के लिए खुश नहीं हैं, फिर भी अंग्रेज़ों के लिए इतने चिंतित हैं। मतलब है कि यहाँ पे अपनी नाक को उसकी नाक से मिला दिया। आगे देखते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, सलाह दी गई, दिमाग खरोचे गए। मतलब दिमाग खरोचना, दिमाग से सोचना, मतलब कि दिमाग पे जोर डाला गया। सब लोगों को कहा गया कि इसके बारे में सोचे और कोई सलाह दे, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। तो ये जो मूर्तिकार था, जो मूर्तियाँ बनाता था, उसको बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। मतलब मूर्तिकार वैसे तो बहुत अच्छा मूर्तिकार था, लेकिन वो बेचारा गरीब था, इसलिए वो घबरा भी गया। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे और अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर। कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। बदहवास के ना, घबराए हुए। बदहवास किसे कहते हैं? घबराए हुए। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जोड़ पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से आया? तो मूर्तिकार ने एकदम सवाल किया कि यह लाट कब बनी और कहाँ बनी। मतलब तभी तो वो नाक लगाएगा। और यह पत्थर कहाँ से लाया गया, क्योंकि उसी पत्थर से वह नाक बनाता। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। मतलब वहाँ पे कोई क्लर्क था, उसको ये काम सौंपा गया कि तुम इस मूर्ति की जानकारी लेके आओगे, ये कब और कहाँ बनी और किस पत्थर से बनी हुई है। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरना, उनको उनमें छानबीन की गई। मतलब उनमें देखा गया कि कहीं मूर्ति के बारे में पता लग जाए। उनको फाइलों को खोला गया, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, मतलब फाइलों में कुछ भी नहीं मिला है। हजम कर जाना, फाइलों में कुछ भी नहीं मिला है, कोई खबर हमें मूर्ति की नहीं मिली है। ये देखो कमेटी बैठी थी, इनमें सलाह मशवरा हो रहा था। आगे देखते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया। जैसे भी हो ये काम होना है। इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार किसे कहते हैं? जिम्मेदारी को। दारोमदार, जिम्मेदारी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। मतलब ये सोचने लगी, चलो अब कुछ तो उपाय निकला है, तो इसलिए वे थोड़ा सा शांत हो गए। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी।
इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश होना, निराश होना। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। मतलब वो विदेशी है तो पत्थर भी विदेशी होगा, तो इसलिए मूर्तिकार ने कह दिया। सभापति ने तैश में आकर कहा, तैश में आना, क्रोध में, तैश में आना, क्रोध में आना। लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बार डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मतलब जो सभापति थे वे गुस्से में आ गए और वह कह रहे हैं कि जब विदेशी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में सब आ गई हैं तो एक पत्थर क्यों नहीं मिल सकता, विदेशी पत्थर भी यहाँ होना चाहिए। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। ठीक है, आज हम यहीं तक लेंगे, अखबारों तक ना पहुँचे। तो अब कल देखेंगे कि कौन सी बात अखबार तक नहीं पहुँचनी चाहिए। तो आगे की वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ, मूर्तिकार ने और कौन सी सलाह दी कि जिससे यह समस्या हल हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड की रानी आने वाली थी। अगर नाक नहीं होगी तो उसको बुरा लग जाएगा। क्या इन सब की यह समस्या दूर हो जाती है? जो चिंता इनके मध्य बनी हुई है, क्या इस चिंता से इनको मुक्ति मिल जाती है? यह आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप भी इसको फिर से पढ़ना। इसमें जो मुहावरे आए हैं इसके मध्य में उन मुहावरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, जैसे काया पलट हो जाना, और भी हैं। फिर मैंने शब्दों के अर्थ भी बताए हैं। गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं? छिपकर युद्ध करना या छिपकर वार करना। और भी शब्द मैंने काफ़ी बताए हैं, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में अपना लिखना, उसको याद भी करना, और इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनाकर देखना। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, गृह कार्य अपना करते रहिए, अपना कार्य पूर्ण कीजिए और उसको साथ के साथ याद भी कीजिए, जिससे परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। जब भी आपको पाठ पढ़ाया जाए आप उसको ध्यान से सुनेंगे, तभी परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे आप। ठीक है, साईं राम।